लव बाय चांस तू मेरा सुकून एपिसोड नंबर 16। अब तक आपने पढ़ा। सोनाली से मिलने उसके माता पिता भी हॉस्पिटल आए हुए थे। सोनाली उन लोगों को देखकर काफ़ी खुश थी। तो वहीं दूसरी तरफ सोनाली जब जब उस बच्चे को देखती तब तब सोनाली का मन कठोर हो जाता। एक पल के लिए ममता जागती तो दूसरे ही पल सोनाली उस बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। आइए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आगे घर वालों ने सोनाली और बच्चे से मिलने के बाद सोनाली और बच्चे को आराम करने के लिए रूम में अकेला छोड़ दिया। उसके बाद आलोक जी और स्मृति जी दोनों ही घर की तरफ चले गए और राठौर फैमिली राठौर मेंशन आ गई। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, इस बारे में हर किसी को पता था और ज़्यादा देर की बात थी नहीं, इसलिए सबने डिसाइड किया कि फ्रेश होकर हॉस्पिटल दोबारा आ जाएंगे और उसके बाद सोनाली और बच्चे को घर लेकर आएंगे। सब लोग जा चुके थे। वहीं रोहित थोड़ी देर पूजा से मिला और फिर वहां से चला गया। पूजा भी रोहित से मिली तो रोहित ने पूजा को फिर वही सब कहा जो थोड़ी देर पहले रोहित पूजा से कह कर गया था कि वह पूजा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, पर हो सके तो वह अभी कुछ दिन शांति रहे क्योंकि अभी उसकी सारी फैमिली, उसके रिश्तेदार सब हॉस्पिटल आ सकते हैं और इस बीच अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए रोहित नहीं चाहता था कि कोई भी उसे और पूजा को एक साथ हॉस्पिटल में देखे, जिसका मतलब पूजा बखूबी समझ रही थी। रोहित के जाने के बाद पूजा खुद से बोली, पूजा बोली, मुझे पता था रोहित सिंह राठौर कि तुम कितने गिरे हो इंसान हो। जो इंसान मेरा सगा नहीं हुआ, अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ, वो इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। बस कुछ दिन का ये तमाशा है, उसके बाद मैं खेलूंगी अपनी चाल। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ रही थी। वहीं कमरे में सोनाली पूजा के बारे में सोच रही थी। उसे लगा था कि वो पूजा को कितना गलत समझ रही थी, जबकि गलत तो रोहित था। उसने पूजा और उसके साथ गलत करा, लेकिन सोनाली को क्या पता था कि सबसे ज़्यादा गलत तो पूजा ने उसके साथ करा। सोनाली अपने मन में कुछ सोच रही थी कि तभी उसने कुछ निर्णय किया और वह खुद से बोली, सोनाली खुद से बोली, पूजा ने अपना बच्चा मुझे दे तो दिया, पर क्या पूजा ठीक है? मुझे एक बार उसे देखना चाहिए। वैसे भी इस समय हॉस्पिटल में कोई नहीं है, अभी जाऊंगी तो कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और अगर सबके सामने जाऊंगी तो हर कोई 10 तरीके के सवाल पूछेगा। सोनाली इतना सोचकर वहां से पूजा के कमरे की तरफ निकल पड़ी। सोनाली ने कमरे में बच्चे की जिम्मेदारी उस नर्स को दी हुई थी जिस बच्चे ने पूजा की डिटेल्स लाकर सोनाली को दी थी। सोनाली चोरी चुपके सबसे बचते बचाते पूजा के कमरे की तरफ आ पहुंची। अभी उसे किसी की फोन पर बात करते हुए आवाज आ रही थी। सोनाली कुछ बोलती कि तभी उसे उसका नाम सुनाई दिया। सोनाली ने जब गौर से सुना तो पूजा किसी से फोन पर सोनाली के बारे में ही बात कर रही थी। जैसे ही सोनाली ने पूजा की ये बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा पूनम देवी से बात कर रही थी। पूनम देवी से बात करते करते पूजा ने कहा, पूजा बोली, आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। आप ये बताओ कि आपने उस सोनाली के असली बेटे को अनाथालय पहुंचा दिया क्या? मैंने सोनाली को आपके द्वारा बताई हुई कहानी सुनवा दी है कि उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती, बोल दिया। और थोड़ा इमोशनल ड्रामा करने के बाद, थोड़ा रोने धोने के बाद सोनाली ने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब आप ये बताइए कि आगे क्या करना है? आपने कहा था कि कुछ दिन तमाशा देखो और उसके बाद अपने बच्चे को लेने राठौर मेंशन पहुंच जाओ। दूसरी तरफ पूनम देवी बोली, जिस दिन उस बच्चे का नामकरण होगा उस दिन पहुंच जाना। उस दिन काफ़ी लोग आए होंगे, शानदार पार्टी होगी और तुम उस पार्टी में जाकर ऐसा तमाशा करना कि हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। तभी पूजा मुस्कुराते हुए बोली, नामकरण के दिन? सही कहा आपने, इससे अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है अपने बच्चे पर हक जताने का। नामकरण के दिन ऐसा तमाशा होगा जो किसी के भुलाए नहीं भूला जा सकेगा। उसके बाद सोनाली होगी घर से आउट और मैं होंगी उस घर में बाहर। सोनाली ने जैसे ही ये सब सुना तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूजा की सारी बातें सुन ली थी, पर अभी भी काफ़ी कुछ था जो उसे सुनना था। तभी पूजा बोली, पर इसमें अगर आप मेरे साथ नहीं देती तो मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं कर पाती। आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है पूनम देवी जी। तभी जैसे ही सोनाली ने यह नाम सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सोनाली को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पूजा पूनम देवी से जाकर मिली हुई है। पूनम देवी राठौर खानदान के साथ साथ उसके पिता के बिजनेस में भी काफ़ी अड़चनें पैदा करती थी, इसलिए हर कोई पूनम देवी को जानता था कि पूनम देवी की श्रीवास्तव फैमिली और राठौर फैमिली से कभी नहीं बनती।
वो दोनों ही परिवारों की कट्टर दुश्मन है। सोनाली समझ चुकी थी कि ये सारा खेल पूनम देवी का रचा हुआ है और पूजा को लग रहा है कि खेल हो रहा है, पर ये तो उसमें एकमात्र मोहरा है। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी, पर सोनाली बहुत चालाक थी। सोनाली समझ गई थी कि उसका बच्चा जिंदा है और कहाँ है, ये बात तो सिर्फ पूजा जानती है। इसलिए सोनाली ने कुछ सोचा और वहाँ से जाने लगी कि तभी उस रूम में खड़ी एक नर्स पूजा से बोली, मैडम, आपने जैसा कहा था हमने वैसा करा। आपने कहा था कि सोनाली मैडम को इंजेक्शन लगा दो, हमने लगा दिया, जिस कारण डिलीवरी जल्दी हो गई और आपकी और देवी जी के कहने पर उस डॉक्टर ने सोनाली मैडम का यूट्रस भी निकाल दिया, जिससे आप लोगों को आगे कोई खतरा ना हो। पर अभी वह डॉक्टर अपनी पेमेंट मांग रही है। वो कह रही है उसे मुंह बंद रखने की रकम कब मिलेगी। तभी पूजा बोली, उस डॉक्टर से कहना 10 मिनट के बाद उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे और तुम्हारे अकाउंट में भी 5 लाख। इसलिए अब जाओ और ऐसी जगह जाना जहां तुम्हें कोई ना जानता हो, इस जगह से बहुत दूर, क्योंकि अगर सोनाली राठौर को तुम्हारे बारे में पता चल गया वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर पूजा ने उस नर्स को वहां से भिजवा दिया। वहीं सोनाली ने ये बात सुन ली थी। सोनाली अब अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेना चाहती थी। सुरभि ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, इसलिए वह कमरे में आई और उसने अपना फ़ोन लिया और पूजा को कॉल करने लगी। सोनाली पूजा से बोली, हेलो पूजा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ से पूजा सोनाली का ये फ़ोन कॉल देखकर घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोनाली ने उसे यूं अचानक क्यों फ़ोन किया। फिर भी वो काफ़ी शांत होते हुए बोली। पूजा बोली, हाँ बोलो सोनाली, पर अचानक मिलना चाहती हो, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सोनाली बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे छत पर आकर मिलोगी, क्योंकि बाहर काफ़ी सिक्योरिटी है और तुमसे ऐसे मिलना खतरे से खाली नहीं है। पूजा बोली, ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में टेरेस पर मिलती हूँ। इतना सुनते ही सोनाली ने फ़ोन कट कर दिया। सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, बहुत शौक है ना दूसरों के खिलाफ प्लान बनाने का। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सुरभि के चेहरे पर एक जुनून साफ नजर आ रहा था। जुनून भी इतना मजबूत और इतना कठोर बन चुका था कि उसे अब किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सोनाली ने हर पल धोखे देखे, पहले अपने पति से, उसके बाद पूजा से। सोनाली ने बदला लेने की ठानी थी। सोनाली टेरेस पर पूजा का इंतजार कर रही थी, तो वहीं पूजा इस बात से खुश थी कि सोनाली उसका एहसान मानने के लिए उसे अपने पास बुला रही है। पर अभी उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि सोनाली उसके साथ क्या करने वाली है। तो इसी खुशी में पूजा टेरेस पर आई तो उसने देखा कि सोनाली टेरेस पर खड़ी है। पूजा सोनाली के पास पहुंची तो सोनाली को देखकर अपनी जुबान में मीठी चाशनी को घोलते हुए बोली। पूजा बोली, सोनाली तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारा बच्चा भी ठीक है ना? सोनाली बोली, मेरा क्यों पूजा, उसे अपना बच्चा कहो। पूजा बोली, बेशक वह मेरा बच्चा है, पर वो बच्चा अब तुम्हारा है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है सोनाली, इसलिए तो वह सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, पूजा तुम कितनी अच्छी हो, पर अफसोस मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। वहीं इतना कहकर सोनाली ने पूजा को नीचे टेरेस की तरफ धक्का दे दिया, जिससे पूजा का अचानक बैलेंस गिरा और पूजा टेरेस पर आधी झूल गई। उसका एक हाथ सोनाली के हाथ में था तो दूसरा हाथ टेरेस पर लगे एक पाइप पर। तभी पूजा हड़बड़ाते हुए घबरा कर बोली, ये क्या कर रही हो तुम सोनाली, पागल हो गई हो क्या? हाँ मुझे अपना हाथ दो, मुझे ऊपर खींचो। सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, क्यों पूजा, तुमने मुझ पर एक एहसान किया तो बदले में मैं भी तुम पर एक एहसान कर रही हूँ। तभी पूजा बोली, पर ये सब क्या है, मैंने तुम्हें अपना बच्चा दिया है सोनाली। तभी सोनाली उसकी बात को काटते हुए गुस्से से बोली। सोनाली बोली, तुमने मुझे अपना बच्चा दिया ताकि तुम मुझसे उसको राठौर खानदान का वारिस बना सको, अपने उस नाजायज़ बच्चे को वो सारी खुशियाँ दे सको जो मेरे जायज़ बच्चे को मिलती, पर तुमने उससे मारने का ढोंग करा। यह सुनकर तो पूजा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूजा को बिल्कुल यकीन नहीं था कि सोनाली को ये सब कुछ पता चल जाएगा। हड़बड़ाते हुए घबरा कर बोली, नहीं सोनाली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। सोनाली बोली, काश मैं गलत होती, मैं तुम्हारे रूम में इसलिए आई ताकि तुम्हें देख सकूं, ये जान सकूं कि कहीं तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना?
बेशक तुम मेरे पति की रखैल सही, पर तुमने मुझ पर एक एहसान किया था, मेरे मरे हुए बच्चे की जगह अपने बच्चे को रखकर, और एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। पर मैं भूल गई थी कि तुम जैसी औरत सिर्फ खुद से प्यार करना जानती है और पैसों से प्यार करना जानती है। तुमने पैसों के लिए अपने बच्चे को मेरे पास रखा है, और तूने पैसों के लिए मेरे बच्चे को मरा हुआ बोलकर उसे अनाथालय दे दिया। तुझे शर्म नहीं आई? मुझे सारा सच पता चल चुका है, और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी पूजा बोली, मुझे माफ़ कर दो सोनाली, मैंने ये सब रोहित के कारण किया। रोहित ने मुझसे कहा था कि वो तुमको तलाक दे देगा, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करता। तुम खुद सोचो, आखिर तुम इतने बड़े घर की बेटी हो, तुम्हारा फैमिली बिजनेस एक रॉयल बिजनेस है, तुम खुद एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारी बहन भी तुम्हारी जेठानी है, और तुम्हें लगता है कि रोहित तुम्हें कभी छोड़ता और मुझे अपनाता? रोहित बस मुझसे पिंड छुटाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे पूनम देवी के बारे में बताया। इतना कहकर पूजा ने रोहित के साथ हुई अपनी सारी बातें सोनाली को बता दी। सोनाली को इतना पता चल चुका था कि पूनम देवी सबकी मास्टरमाइंड है। सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब तुमने मेरे बेटे को उस अनाथालय में रखा है जहाँ पूनम देवी का भांजा काम करता है? पूजा बोली, वहाँ काम नहीं करते, वो अनाथालय ही उनका है। अब मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे ऊपर उठाओ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी लौट कर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी, अपने बच्चे को लेकर चली जाऊँगी, सच में सुरभि मुझे माफ़ कर दो। सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है पूजा, मैं बस ये जानना चाहती थी कि मेरा बेटा कहाँ है। तुमने तो मुझे सारी सच्चाई बता दी, और अब मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ इतनी अच्छी, तो अब तुम एक काम करो, मरो जाकर। इतना कहकर सोनाली ने गुस्से से पूजा का हाथ छोड़ दिया, और पूजा घबराते हुए बड़ी बड़ी आंखों के साथ टेरेस से नीचे गिर पड़ी। सोनाली जल्दी जल्दी में वापस से अपने कमरे में आ चुकी थी। उसने अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश करी। तब तक पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच चुकी थी। राठौर फैमिली को भी इस बारे में पता चल चुका था। वहीं रोहित को जब ये पता चला कि पूजा ने सुसाइड कर लिया है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रोहित को ये लग रहा था कि कहीं पूजा ने उसकी वजह से सुसाइड तो नहीं किया। अगर पूजा ने सुसाइड नोटिस छोड़ा होगा तो कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए वो जानना चाहता था कि क्या पूजा ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है या नहीं। और उसे पता चला कि पूजा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा तो पूजा अपने बच्चे को चले जाने के गम में काफ़ी डिप्रेस हो चुकी थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। यह बात जब डॉक्टर ने सबको बताई तो सबको पूजा के सुसाइड करने का कारण पता चल गया कि उसने सुसाइड आखिरकार क्यों किया है। तो वही कमरे में सोनाली मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जिस डॉक्टर ने अभी पुलिस को स्टेटमेंट दिया था कि पूजा ने अपने बच्चे के चले जाने के गम में सुसाइड करा है, उसी डॉक्टर को सोनाली ने थोड़ी देर पहले ही धमकाया था। सोनाली ने जब पूजा को नहीं छोड़ा तो क्या वो डॉक्टर को कहाँ छोड़ने वाली थी। वहीं नर्स का खेल तो उसने दूसरी नर्स के साथ मिलकर पहले ही खत्म कर दिया था। अब बची केवल एक डॉक्टर। डॉक्टर के स्टेटमेंट देने के बाद डॉक्टर सोनाली के कमरे में आई और सोनाली की तरफ गिड़गिड़ा कर रोते हुए बोली। वो डॉक्टर सोनाली से बोली, आपने जैसा कहा था मैंने बस वैसा ही किया, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोनाली बोली, ठीक है, जाओ, तुम घर जा सकती हो। इतना कहकर सोनाली ने उस डॉक्टर को घर जाने के लिए कह दिया कि तभी पास में खड़ी नर्स डॉक्टर के जाने के बाद बोली। नर्स बोली, आपने इतनी आसानी से इस डॉक्टर को जाने दिया? सोनाली एक तिरछी मुस्कान के साथ हंसते हुए बोली, हाँ, जाने दो उसे। तभी नर्स उस बच्चे की तरफ देख कर बोली। वो नर्स बोली, और इस बच्चे का क्या करना है अब मैडम? सोनाली बोली, वही जो पूजा चाहती थी। तभी नर्स बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तभी सोनाली मुस्कुरा कर बोली, पूजा चाहती थी ये बच्चा राठौर फैमिली में उसके एंट्री का दरवाज़ा बने, तो मैंने उसको उसकी लाइफ से दूर कर दिया। अब कोई नहीं है राठौर फैमिली को बर्बाद करने के लिए, अब ये बच्चा बनेगा राठौर फैमिली की बर्बादी का कारण। बहुत गलत करा राठौर फैमिली ने मेरे साथ। अब इस बच्चे के सहारे मैंने सारे बदले चुकाने हैं। मैं इस बच्चे को पालूंगी और इसके अंदर इतना जहर डालूंगी ताकि ये पूरे राठौर ख़ानदान का नाम मिटा दे। उसके बाद इस पूरे राठौर एम्पायर का इकलौता वारिस होगा मेरा बेटा, वो बेटा जो इस समय उस पूनम देवी के पास है, और पूनम देवी से तो अलग से हिसाब होगा। इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। तभी वो नर्स बोली, ठीक है मैडम,
अब आप आराम करिए, आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। तभी सोनाली उस नर्स की तरफ देखते हुए बोली, रुको, तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम ये नर्स की जॉब छोड़ दो। अब तुम उस अनाथालय जाओ जहाँ मेरा बच्चा है और वहीं रहना। उसको पालो पोसो और धीरे धीरे उसे सच बताना। उसके बाद समय आने पर मैं खुद उसे उसके अस्तित्व से उसका सामना करवाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई नहीं है, पर तुम्हारी मैं हूँ। तुम मेरे साथ वफादार होगी तो मैं भी तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूंगी, इसलिए मेरे साथ गद्दारी मत करना। वह नर्स मुस्कुरा उठी और बोली, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इतना कहकर वह नर्स चली गई। सोनाली अब खुद से बोली, अब आएगा खेल में असली मजा। यहाँ पर कहानी का फ्लैशबैक एंड हो चुका है। आपको अनमोल और अरमान के जन्म की असलियत पता चल चुकी है। अब आगे सोनाली सारी कहानी अपने बेटे अनमोल को सुना रही थी। अनमोल जैसे जैसे ही कहानी सुनता तो उसके चेहरे के भाव बदलते रहते। अनमोल बोला, पर मॉम, मुझे तो पूनम देवी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। सोनाली बोली, अपनी गलती अपने मुंह कोई नहीं बताता है, और ये सब पूनम देवी की वजह से हुआ है। पर तुम चिंता मत करो, तुमने सारी तैयारी कर रखी है ना आज की। बस आज की रात और ये पूनम देवी नाम का कांटा मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। तभी अनमोल बोला, बस आज की ऐसी प्लानिंग जो पूनम देवी के होश उड़ा देगी। पूनम देवी को लगता है कि वो बहुत चालाक है, पर उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया। उसने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा और यहाँ तक कि रेखा आंटी को भी उसने एक बार मारने की कोशिश करी। सोनाली बोली, कोई बात नहीं, रेखा के साथ गलत करने वालों को उसकी सज़ा मिलेगी। बस आज रात और पूनम देवी का नाम इस दुनिया से खत्म। अब तुम फ़ोन कट करो और ध्यान रखना, जब तक तुम सबसे मिलो तो सबके बीच अपनी एक जगह कायम करो। अनमोल बोला, हाँ मॉम, ऐसा ही होगा। इतना कहकर सोनाली ने फ़ोन कट कर दिया। सोनाली काफ़ी देर से फ़ोन पर बात कर रही थी। किसी को शक ना हो इसलिए सोनाली चुपचाप नीचे की तरफ चली गई। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी अविका जी ने सोनाली को नोटिस कर लिया और अविका जी बोली, अरे सोनाली, तुम कहाँ थी? सोनाली बोली, कुछ नहीं, वो मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं अंदर अपने रूम में आराम कर रही थी। अविका जी बोली, ज़्यादा हो रहा है, मैं दवाई दूँ? सोनाली बोली, नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है, ठीक हूँ मैंने थोड़ा आराम कर लिया। आप लोग इतना चिंता मत करिए। समय जी इशिका और देव के साथ घर पहुंच चुके थे। कुछ समय बाद इशिका अविका जी, सोनाली, राधिका जी, रूही और शिवांगी के साथ अपना मेकअप करा रही थी। अविका जी, सोनाली जी और राधिका जी तो पहले ही तैयार हो चुके थे। वहीं रूही, शिवांगी और इशिता तीनों एक साथ थे। तभी शिवांगी बोली, इशिता, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? इशिका भी फ्लो में बोली, दीदी वो तो लंदन ही रहते हैं। तभी शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब हमें बारात लेकर लंदन आना पड़ेगा? ज़्यादा ही दूर नहीं हो जाएगा ये? मैं तो सोच रही थी मेरा भाई कोई नज़दीक की लड़की ढूंढ कर लाएगा। तभी इशिका भी अपनी धुन में बोली, कोई बात नहीं दीदी, हम यहाँ आ जाएंगे, आप बस बारात लेकर आ जाइए, जहाँ हम रुकेंगे वहाँ। इशिता ने इतना कहा ही था कि तभी रूही ज़ोर से हंस पड़ी। तो वहीं इशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसे समझ आया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। तो वहीं शिवांगी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इशिका को समझ आया कि उसने ये क्या बोल दिया। इशिका अपनी बातों को कवर करते हुए बोली, इशिका बोली, मेरा मतलब ये था कि शिवांगी इशिका की बातों को काटते हुए बोली, हम समझ गए तुम्हारा मतलब। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ जल्दी पीले करवाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इशिता बोली, दीदी आप बिना मुझे छेड़ो मत। तो वहीं रूही भी हंस रही थी। रूही मुस्कुराते हुए बोली, शिवांगी मत छेड़ो, बच्ची है वो। शिवांगी बोली, मैं कहाँ छेड़ रही हूँ भाभी, मैंने तो बस सच बोला। अब देखो रूही भाभी, मैंने ठीक ही तो कहा, लंदन यहाँ से दूर है, अब हम बारात लेकर लंदन थोड़ी ना जाएंगे, लड़के वाले हैं, क्यों इशिता? इतना कहकर शिवांगी भी हंस पड़ी। तो वहीं इशिका भी हंसते हुए बोली, आप ना बहुत फ़नी हो दीदी, सचमुच। तभी शिवांगी बोली, ठीक है, करते हैं हम इन सब का बंदोबस्त। तभी रूही बोली, पर अभी नहीं, अब जो होगा वो सब मेरी डिलीवरी के बाद होगा। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी में मैं मोटा सा पेट लेकर शादी में आऊँ, बिल्कुल भी नहीं। तभी शिवांगी हंसते हुए बोली, हाँ सही कह रही हैं आप रूही भाभी, बिल्कुल, अभी शादी हो रखी है, अभी कुछ टाइम रुक कर तुम्हारी शादी करेंगे। एक बार देव सेटल हो जाए उसके बाद हम शादी करेंगे, तब तक हम सगाई कर देते हैं, उसके बाद जब ठीक लगे तब शादी। रूही बोली, गुड आइडिया।
शिवांगी बोली, है ना गुड आइडिया। मैं पापा से बात करूंगी इस बारे में, और शिव से भी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रूही बोली, ठीक है अब बस कर। देख नहीं रही कितना शर्मा चुकी है इशिता, तब से शर्म से लाल हो गई है। इतना मत छेड़ उसे। यूं ही हंसी मजाक में इशिका की सगाई तय होने का इशारा तो हो चुका था, लेकिन अभी तो कुछ था जो बहुत बड़ा होने वाला था, और वो था रिसेप्शन पार्टी में होने वाला एक बड़ा धमाका। शाम का वक्त, रिसेप्शन पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी थी। एक एक करके सभी मेहमान आने लग गए थे। वहीं पूनम देवी भी हर किसी से नजरें छुपाते बचते बचाते पार्टी में आ चुकी थी। पूनम देवी का आज का एक ही मकसद था, शिव सिंह राठौर की मौत। तो वहीं दूसरी तरफ अनमोल को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि पूनम देवी पार्टी में आ चुकी है। अनमोल समय के खास वर्कर्स में से एक था, इसलिए वो भी पार्टी में मौजूद था। जब समय ने सभी घर वालों को अनमोल से मिलाया तो सभी हैरान थे, क्योंकि समय अनमोल को शिवांगी के सेक्रेटरी बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने अनमोल को पार्टी में इनवाइट किया। समय अनमोल को शिव से मिलाना चाहता था, ताकि शिव ये बता सके कि क्या अनमोल शिवांगी के सेक्रेटरी बनने के लायक है या नहीं। थोड़ी ही देर बाद वहीं बिजनेस से जुड़े सभी लोग, नामी हस्ती लोग पार्टी में आने लगे। कई लोग शिव के दोस्त थे तो कई लोग शिव के बिजनेस के दुश्मन भी थे, पर ये पार्टी वहां हर किसी को इनवाइट कर रही थी। पार्टी में हर कोई आया था। कई लोग ऐसे थे जो शिव से जल रहे थे, तो कई लोग ऐसे भी थे जिनके अरमान टूटते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि शिव काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता था और उसका खुद का बिजनेस था। इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका था कि हर कोई शिव को अपनी बेटी के लिए पसंद कर रहा था। लेकिन शिव ने हर किसी की पसंद को दरकिनार करते हुए अपनी पसंद से शादी की। काफ़ी नामी गिरामी लोगों की लड़कियां भी उस पार्टी में आई हुई थी, जो शिव को देखकर आहें भर रही थी और उसे निहार भी रही थी। पर अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि शिव की शादी हो चुकी थी और ये रिसेप्शन पार्टी अरमान और शिव के लिए रखी गई थी। अरमान भी आज बेहद हैंडसम लग रहा था। हर किसी की नज़रें अरमान और शिव से हटी नहीं रही थी, पर उन दोनों को तो इंतज़ार था अपनी अपनी पत्नियों का। थोड़ी ही देर बाद पार्टी में शिवांगी, रूही और इशिता तीनों की एंट्री हुई, तो हर किसी की निगाहें उन तीनों पर जा टिकी। शिवांगी बेहद खूबसूरत लग रही थी। शिवांगी ने आज लाइट फ्लोरल पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका पूरा लुक बहुत सुंदर लग रहा था। बालों को हल्का कर्ल किया हुआ था, वहीं हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर शिवांगी की खूबसूरती के चेहरे को एक अलग ही नूर दे रहा था। और यही हाल रूही का भी था। रूही के चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो के साथ साथ एक शादी की खुशी भी झलक रही थी। रूही ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें रूही बेहद खूबसूरत लग रही थी। रूही ने अपने बालों को एक तरफ करके कर्ल किया हुआ था। थोड़ी ही देर में सीढ़ियों से उतरते हुए शिवांगी और रूही दोनों ही पार्टी हॉल में आए। उनके साथ इस समय इशिता भी थी, और हर किसी की नज़रें रह रहकर इशिता पर जा रही थी। देव ने जब इशिता को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखने लायक हो रखी थी, तो वहीं इशिता भी बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप देव के बगल में खड़ी हो गई। देव ने धीरे से इशिता के कान में कहा। देव बोला, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। तो वहीं इशिता भी मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए देव से बोली, तुम भी काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। वह दोनों आपस में मुस्कुरा रहे थे कि तभी किसी की नज़रें उन दोनों पर टिकी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि समय जी थे। समय जी एकटक होकर इशिका और देव को देख रहे थे कि तभी सागर जी समय जी के बगल में आए और उनसे बोले। सागर जी बोले, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। समय जी बोले, लग तो बहुत अच्छे रहे हैं और सुंदर भी। सागर जी बोले, तो क्या सोचा है तुमने। समय जी बोले, एक बार रिसेप्शन पार्टी हो जाए, उसके बाद इन दोनों से बात करके सगाई करवा लेते हैं, पर इशिता के पेरेंट्स की मंजूरी चाहिए हमें पहले। सागर जी मुस्कुराते हुए बोले, जैसा तुझे ठीक लगे। एक बार रिसेप्शन पार्टी हो जाए, उसके बाद इशिता की फैमिली से हम लोग मिल लेंगे। समय जी मुस्कुराते हुए सागर जी की बातों पर अपनी सहमति देने लगे। तो वहीं थोड़ी ही देर बाद होस्ट ने वहां पर स्थित सभी मेहमानों का वेलकम करा, और उसके तुरंत बाद हर किसी को शिव और शिवांगी, अरमान और रूही से इंट्रोड्यूस करवाया। पूरा हॉल बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। वहीं मीडिया भी हॉल में आई हुई थी, जो हर किसी के आने जाने की खबर रख रही थी। बड़े नामी गिरामी, अमीर हस्ती और पार्टी में शरीक हुए थे। पार्टी में शिव और शिवांगी दोनों ही मेड फॉर ईच अदर वाले कपल लग रहे थे। धीरे धीरे पार्टी शुरू हुई। एक एक करके मेहमानों ने शिव, शिवांगी, अरमान और रूही को शादी की बधाइयां देनी शुरू करी। शिव भी काफ़ी खुश था इस समय,
उसका वह कोल्ड लुक जो हमेशा ही बिजनेस वर्ल्ड में उसके चेहरे पर दिखता था, न जाने कहाँ गुम हो गया था। शिव के चेहरे पर इस समय मुस्कान थी। वहीं अरमान ने भी शिव के चेहरे पर ये नूर आज पहली बार देखा था। अरमान शिव के पास आया और धीरे से शिव से बोला। अरमान बोला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? शिव बोला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ी देर बाद मौका लगते ही मिलते हैं। तभी अरमान बोला। दोनों ने बात की और उसके बाद मेहमानों से मिलने चले गए। तभी पार्टी में दो ऐसे लोगों ने एंट्री ली जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक लाइट बंद हुई और दरवाजे पर स्पॉटलाइट पड़ी। हाथों में एक बुके लेकर एक आदमी अपने बगल में खड़ी लेडी के चेहरे पर मुस्कान को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उन दो कपल्स को देखकर हर किसी के चेहरे पर असमंजस की स्थिति थी, तो वहीं किसी के चेहरे पर खुशी। तभी इशिता दूर से मुस्कुराते हुए बोली, मॉम, डैड। इतना कहते ही लाइट जल उठी और इशिता भागते हुए अपने माता पिता के गले लग गई और खुशी से बोली। इशिता बोली, मॉम, डैड, आपने इतना बड़ा सरप्राइज दिया मुझे, थैंक यू फॉर कमिंग। पर आपकी तो मीटिंग थी ना? तभी इशिता के पिता मिस्टर हरीश प्रताप जी मुस्कुराते हुए बोले। हरीश जी बोले, अपनी बेटी के लिए तो मैं ऐसी कई मीटिंग कुर्बान कर सकता हूँ, तो मीटिंग मैंने पोस्टपोन कर दी है और मैं और तुम्हारी मॉम पहली फ्लाइट से सीधा मुंबई आ गए। मुझे तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड से भी मिलना है। इतना कहकर मिस्टर हरीश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले। हरीश जी बोले, गले नहीं मिलेगा यार। इतना सुनते ही उनकी वाइफ स्मिता जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी समय जी मुस्कुराते हुए स्मिता जी के गले लगे और हरीश को इग्नोर करते हुए बोले। समय जी मुस्कुरा कर बोले, मैं किसी से बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहना। क्यों स्मिता, सही कहा ना मैंने? स्मिता जी बोली, बिल्कुल सही बोला, मैं भी नाराज़ हूँ। इतना कहकर स्मिता जी ने समय जी के हाथों को पकड़ा और पार्टी की तरफ चली गई। वहीं इशिता असमंजस की स्थिति में थी और हरीश जी के चेहरे पर मायूसी वाला भाव था। तभी इशिता बोली, डैड, आप समय अंकल को पहले से जानते हो? तभी हरीश जी बोले, हाँ बेटा, बचपन का दोस्त है मेरा। इसकी बेटी की शादी में नहीं आ पाया इसलिए गुस्सा है, चलो मनाते हैं अब इसे। इशिता बोली, डैड, इसका मतलब आप समय अंकल को पहले से जानते हो और शिवांगी दी को भी। तभी हरीश जी ने इशिता के इस सवाल को सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गए और इशिता अपने दिमाग में अनेक सवाल लिए अपने पिता के पीछे पीछे जा रही थी। आखिर क्या मोड़ लेने वाला है हरीश जी और स्मिता जी का राठौर मेंशन में आना? क्या पूनम देवी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप इस कहानी के किसी भी भाग को बिना मिस किए देख सकें। धन्यवाद।